नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का जीएस गंगा की यूट्यूब चैनल पर। आइए इस वीडियो में हम ई दृष्टि करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। और ई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन का ये जो है चौथा वीडियो है, फोर्थ वीडियो है। बाकी के आप 3 वीडियो आप जीएस गंगा के प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। पहला सवाल अनुच्छेद 340 को लेकर के है। तो यहाँ पर 340 चर्चा में क्यों है? दरअसल अनुच्छेद 340 में प्रावधान है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की दशाओं में अन्वेषण के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान है। तो इसलिए अनुच्छेद 340 को आधार मानते हुए 2 अक्टूबर 2017 को न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। उसका कार्य ये था कि जो ओबीसी समुदाय है उसके तहत एक सब कैटेगरी बनाई जाए, उपवर्गीकरण किया जाए, ताकि ओबीसी कैटेगरी में जो लोग आरक्षण का ज़्यादा लाभ ले रहे हैं, ठीक है, जो लोग वंचित रह जा रहे हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिले। जो लोग ज़्यादा आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उनको एक प्रकार से जो है किनारे किया जा सके, एक प्रकार से हटाया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके। तो यहाँ पर 340 के तहत ये जो आयोग का गठन किया गया था उसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है और वो आगे चल करके 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा जा सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि ओबीसी के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 340 में है। और पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में 2 अक्टूबर 2017 को आयोग का गठन किया गया था? तो जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में ये आयोग का गठन किया गया था। और नेक्स्ट है कि 6 से 9 जुलाई 2021 के मध्य किसकी अध्यक्षता में गठित परिसीमन आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के दौरे पर गया? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परिसीमन आयोग जिसने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया है उसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। और गठन कब किया गया था? तो ये गठन किया गया था मार्च 2020 में। और इसका कार्यकाल कोरोना वायरस के चलते जो है मार्च 2021 तक के लिए, यानी कि 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। अच्छा, परिसीमन आयोग का संविधान में प्रावधान कहाँ पर है? तो आर्टिकल 82 में जो है, अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात क्या होगा? एक परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा। अच्छा, परिसीमन आयोग का काम क्या होता है? तो जो लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनकी सीमाओं का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट है कि 25 जुलाई 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया है? तो हरित सोहरा वनीकरण अभियान का शुभारंभ मेघालय के चेरापूंजी में सोहरा नामक स्थान से किया गया है। साथ ही में यहाँ पर एक और जो है स्कीम लॉन्च की गई है अमित शाह के द्वारा, जिसका नाम है ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम। तो ये 2 योजनाएं हैं, 2 स्कीम हैं। एक हरित सोहरा वनीकरण अभियान है और दूसरा ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम है। दोनों मेघालय के चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट में अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और अगली न्यूज है 7 जुलाई 2021 को विश्व के पहले एक मोटरसाइकिल अभियान, ये एक नहीं है, एकल मोटरसाइकिल अभियान है, विश्व के पहले एकल मोटरसाइकिल अभियान का समापन हुआ। इस अभियान में शामिल महिला बाइकर का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंचन उगुसंडी। दरअसल कंचन उगुसंडी जिन्होंने विश्व के एकमात्र पहले एकल मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत की थी, और ये शुरुआत की थी नई दिल्ली से। और 11 जून 2021 को ये नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई और यहीं पर 7 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में ही इसका समापन हुआ। इस अभियान के माध्यम से इन्होंने कंचन उगुसंडी ने 3187 किलोमीटर की जो है यात्रा तय की है। और इसके माध्यम से उन्होंने जो है कोविड सुरक्षा को लेकर के एक प्रकार से जागरूकता भी फैलाई है। तो इसलिए ये नाम महत्वपूर्ण है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व के पहले एकमात्र मोटरसाइकिल अभियान का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंचन उगुसंडी। और ये शुभारंभ किसने करवाया था, किस मंत्री ने करवाया था? तो ये करवाया था हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है कि जून 2021 में भारतीय नौसेना के युद्धपोत एवं दक्षिण कोरियाई पोत के साथ सैन्य अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो भारतीय नौसेना एवं दक्षिण कोरियाई पोत के बीच में सैन्य अभ्यास पूर्वी चीन सागर में आयोजित किया गया। अगर सवाल पूछा जाता है कि इसमें भारतीय नौसेना के किस जहाज ने जो है भाग लिया था, तो उसका नाम हो जाएगा INS किल्तान। अगला है कि 18 से 19 जून 2021 के मध्य भारत और यूरोपीय संघ के मध्य कहां पर संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास हुआ है? तो ये युद्धाभ्यास हुआ है अदन की खाड़ी में। यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि ये नौसैनिक युद्धाभ्यास है जो कि 18 से 19 जून के बीच में हुआ है और भारत और यूरोपीय संघ के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो ये अदन की खाड़ी में हुआ है। अगला है कि 15 जुलाई 2021 को मत्स्य उद्योग से जुड़ी सब्सिडी वार्ता के बारे में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअली हुई।
बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यहाँ पर विषय ध्यान रखिएगा, ये मत्स्य उद्योग में सब्सिडी का जो मुद्दा है उससे जुड़ी बैठक थी। तो यहाँ पर बैठक में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है वो किया है पीयूष गोयल ने किया है। और यहाँ पर WTO की जो है महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक है नगोजी ओंकोजो-इवियला। और नेक्स्ट है कि 17 मई 2021 को किस राज्य में विधान परिषद के गठन का निर्णय लिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर हम विधान परिषद से जुड़े हुए 2 आर्टिकल देखेंगे, संविधान के 2 अनुच्छेद देखेंगे। एक अनुच्छेद 169 169 जिसमें विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है और ये गठन की जिम्मेदारी संसद को सौंपी गई है। बताया गया है कि संसद विधि द्वारा राज्य में विधान परिषद का उत्साजन कर सकती है, उसका सृजन कर सकती है अथवा उसको समाप्त कर सकती है। और वहीं पर अगर हम विधान परिषद की संरचना की बात करें तो ये संविधान के अनुच्छेद 171 में किया गया है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना से संबंधित उपबंध किया गया है और गठन से संबंधित जो उपबंध किया गया है संविधान के अनुच्छेद 169 में किया गया है। एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में है और साथ ही में अभी पश्चिम बंगाल में भी हो जाएगा। तो टोटल राज्यों की संख्या 7 हो जाएगी। और अगली न्यूज ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर के है। ग्रेट बैरियर रीफ दरअसल क्यों चर्चा में है इसको पहले समझना जरूरी है। जून 2021 में यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थलों की एक सूची है, खतरे की सूची, तो उस खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। ठीक है, वर्ष 1981 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में इसको शामिल किया गया था ग्रेट बैरियर रीफ को, और अब इसको यूनेस्को ने सिफारिश किया है कि इसको खतरे की सूची में शामिल किया जाए क्योंकि जलवायु परिवर्तन का खतरा इस पर बढ़ रहा है। उसके बाद में ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर ये फैली हुई है, 2300 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसे क्वींस लैंड के तट के नाम से भी जाना जाता है। माने कि ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा है इसको क्वींसलैंड तट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कोरल सागर है और उसी सागर में जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है और इसकी संरचना कोरल पॉलिप्स नाम के जीव से हुई है। देखिए यहाँ पर कई सवाल बन रहे हैं। एक तो ग्रेट बैरियर रीफ को हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खतरे की सूची। कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समांतर फैली हुई है, जिसे क्वींसलैंड के तट के नाम से भी जाना जाता है। और किस सागर में है? तो कोरल सागर में है। इसकी संरचना किससे हुई है? कोरल पॉलिप्स नाम के जीव से हुई है। नेक्स्ट एक सेंटर है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष। इसका उद्घाटन PM मोदी जी के द्वारा किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। हाल ही में वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किसकी सहायता से किया गया है, किस देश की सहायता से किया गया है? तो इसका निर्माण जापान की सहायता से किया गया है।